इसमें हम लोग को बीम पढ़ना है। इसमें कि आप लोग को थोड़ा सा बैक रिव्यू कराएं कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर की डिजाइन करने के लिए अलग प्रकार के मेंबर होते हैं या अलग अलग प्रकार के मटेरियल होते हैं, जिसमें कि आपका टिम्बर आ जाता है, आरसीसी आ जाता है और स्टील आ जाता है, और भी प्लास्टिक वगैरह भी होते हैं, उन सब का यूज होता है, लेकिन उन सब के बारे में हमें नहीं पढ़ना। हमारे इंजीनियरिंग में प्लास्टिक नहीं आती है, हमारे इंजीनियरिंग में बस टिम्बर आती है, आरसीसी आती है यानी कि सीमेंट कंक्रीट आती है, और इसमें स्टील आती है, जिसमें कि आप लोग टिम्बर भी पढ़ चुके हैं बीएम में और आरसीसी भी पढ़ चुके हैं सेकेंड ईयर में। अब हम लोग को पढ़ना है स्टील के बारे में। तो स्टील का भी स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे जितने टावर तैयार किए जाते हैं, बड़े बड़े जो वर्कशॉप तैयार किए जाते हैं, अक्सर वो स्टील के ही तैयार किए जाते हैं, क्योंकि ये स्टील हल्का, मतलब कि कंक्रीट से हल्का ही होता है। महंगा तो होता है, लेकिन कंक्रीट की जितनी लागत है उस लागत से बहुत गुना, बहुत ज़्यादा गुना स्ट्रेंथ भी उसकी मिल जाती है। उस पर्पज से देखा जाए, अपने यहाँ उपलब्धता भी अच्छी है उसकी, इस पर्पज से स्टील की भी बहुत ज़्यादा जगह पर यूज किया जाता है। जिसमें कि अलग अलग जो वर्कशॉप में स्टील तैयार किए जाते हैं वो लगभग 13 मीटर के लेंथ में तैयार किए जाते हैं। जब उसकी आवश्यकता पड़ती है हमें जोड़ने के लिए, टेंशन मेंबर तैयार करना हो, कंप्रेशन मेंबर तैयार करना हो, या किसी भी स्ट्रक्चर को तैयार करना हो, तो उसको ज्वाइंट करना पड़ता है। तो ज्वाइंट करने के लिए कोई ना कोई तरीका होगा, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा था, एक बोल्ट होता है, एक रिवेट होता है और एक वेल्डर होता है। जिसमें फिलहाल तो हमारे सिलेबस में बोल्ट नहीं था, लेकिन रिवेट और वेल्डेड था, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। पहला जो चैप्टर था उसके बारे में तो थोड़ा सा रिव्यू लिया गया था पूरे क्लास के बारे में, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। सेकंड चैप्टर था, उसमें रिवेट के बारे में हम लोग पढ़े थे कि रिवेट के द्वारा कैसे इसकी ज्वाइंट की जाती है। उसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे वेल्ड के बारे में कि वेल्ड की कैसे डिजाइन की जाती है, वेल्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, फिलेट वेल्ड होता है, बट वेल्ड होता है। उसके बाद से हम लोग पढ़े थे टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर में देखिए, हम लोग कभी बीम की बात किए थे? नहीं ना किए थे। टेंशन मेंबर में जैसे कि कैंची उची बनाना होता है तो एल सेक्शन और इसका सी सेक्शन, इन्हीं सब का ज़्यादातर यूज करके और तब बनाया जाता है। किसी न किसी टाई बनाना हो या राफ्टर बनाना हो, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए टेंशन मेंबर, यानी कि टेंशन और कंप्रेशन मेंबर कहने का बस मतलब ये है कि हम लोग जिस प्रकार से उसको यूज करते हैं, वो कहाँ यूज करते हैं, उस पर कौन सा लोड का जो इफेक्ट आ रहा है ना, अगर उस पर टेंशन आ रहा है तो टेंशन मेंबर हो गया, कंप्रेशन आ रहा है तो कंप्रेशन मेंबर हो गया। मेंबर चूंकि वही है, लेकिन उस पर कौन सा लोड आ रहा है उस आधार पर उसको कहा गया है कि ये टेंशन या कंप्रेशन मेंबर है। हम लोग टेंशन मेंबर पढ़े थे, कंप्रेशन मेंबर पढ़ लिए थे। अब उसी में उसके बाद से आप लोग को आता है एक बीम, आई बीम के बारे में आप लोग ये स्टील के बारे में जानते होंगे। आप लोगों को पहले चैप्टर में जब हम बताए थे तो 5-6 प्रकार के रोल्ड स्टील सेक्शन बताए थे। उसमें एल सेक्शन बताए थे, आई सेक्शन बताए थे, सी सेक्शन बताए थे, टी सेक्शन बताए थे, और भी हैं। इन सब में हम लोग तो आई सेक्शन तो अभी नहीं पढ़े हैं। अब आई का यूज हम लोग करते हैं किसमें 3 जगहों पे किया जाता है। एक तो पर्लिन बनाने में किया जाता है, जो कि एक ट्रस में हम लोग पढ़ेंगे पर्लिन, और उसके बाद से ये किया जाता है बीम में, जो कि हम लोग बीम पढ़ने जा रहे हैं। और उसी आई का यूज एक जगह किया जाता है कॉलम, जो कि इसके बाद वाले चैप्टर में कॉलम पढ़ेंगे, यानी कि इसके बाद से जो भी चैप्टर स्टार्ट हो रही है, समझिए कि आई सेक्शन के बारे में ये स्टार्ट हो रही है। तो हम लोग आई सेक्शन को ही बीम के तरीके से यूज कर रहे हैं। अब बीम आप लोग जानते हैं कि एक ऐसा मेंबर होता है जिस पर ट्रांसवर्स लोड आता है। बीम पर हमेशा या तो ट्रांसवर्स लोड आएगा या इंक्लाइंड लोड आएगा, इसी दोनों या तीनों प्रकार के लोड आते हैं। उस पर कभी हॉरिजॉन्टल लोड नहीं आता है। तो ये ट्रांसवर्स लोड या इंक्लाइंड लोड के लिए उसका प्रभाव ज्ञात करना होता है। इन लोडों का प्रभाव इस पर क्या होगा, जिसमें कि
बीम को कभी भी वर्टिकल नहीं लगाया जाता है। जो भी मेंबर यदि बीम ही है, मटेरियल वही है, लेकिन जैसे उसको हम लोग वर्टिकल लगा देते हैं तो वो कॉलम तैयार हो जाता है। लेकिन उसी मेंबर को यदि हॉरिजॉन्टल लगा दें जिस पर ट्रांसवर्स लोड आ रहा हो तो उस मेंबर को क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। उसको अगर परिभाषित करना चाहें तो हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा हॉरिजॉन्टल मेंबर जिस मेंबर पर ट्रांसवर्स लोड आ रहा हो उस प्रकार के मेंबर को क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। यानी कि बीम पे हमेशा उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड जो काम करता है ना, उस लोड को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स लोड कहते हैं। यानी कि हिंदी में उसके अनुप्रस्थ भार कहते हैं। चूंकि कॉलम में वही जो लोड आता है इसके जो एक्सिस होती है न्यूट्रल एक्सिस, इस न्यूट्रल एक्सिस के पैरेलल आती है। अगर पैरेलल लोड आ रही है तो उस लोड को कहा जाता है कंप्रेशन लोड या टेंशन लोड। चूंकि कंप्रेशन मेंबर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें टेंशन नहीं आता है, उसमें कंप्रेशन भी आता है। कंप्रेशन का मतलब होता है इसको दबाना और टेंशन का मतलब होता है खींचना। क्योंकि कंप्रेशन जब इसको हम खड़ा करते हैं तो इसको खींचते नहीं है, इसको दबाते ही हैं। इसलिए कहा जाता है कि इसमें लोड जो आ रही है, जो स्ट्रेस जनरेट हुई है, कंप्रेशन स्ट्रेस जनरेट हुई है। क्योंकि स्ट्रेस जानते हैं कि लोड के बाद आती है। पहले लोड लगाया जाता है फिर स्ट्रेस जनरेट होती है, न कि स्ट्रेस के बाद लोड आती है। पहले हम लोग कोई बाह्य बल अप्लाई करते हैं उसके विरोध में, यानी कि उसके जवाब में जो स्ट्रेस उसमें उत्पन्न होता है, चूंकि उत्पन्न एक तरह से फोर्स ही होता है, लेकिन वो फोर्स हर जितने एरिया है ना उस पूरे एरिया में बंट करके, यानी कि पूरे हर एक पॉइंट पे बंट जाता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। देखिए स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसमें हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि बीम की मतलब कि एम क्या है हमारी। हम लोग क्या करते हैं बीम के साथ, जब बीम पे डिजाइन किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। जैसे एक प्रकार का ये बीम है, इस पर कौन सा लोड आ रहा है? ट्रांसवर्स लोड आ रहा है ऐसे। सबसे पहले इसमें पहले चरण में हम लोग करते ये हैं कि लोड की गणना, बीम के बारे में ये ज्ञात करते हैं कि इस पर कौन कौन से लोड आ रहा है। जैसे कोई स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो आखिर ये काम क्या करते हैं? इनका काम होता है लोड का ट्रांसफर करना। लोड ये ऊपर वाला ले और उसको अपने नीचे वाले जो मेंबर है उनको दे, और वो कहाँ क्रॉस कर दें? मृदा में जाकर के वो फैल जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट हो जाएगा। तो ये ट्रांसफर का काम करते हैं। जैसे जितने स्लैब होते हैं, स्लैब का जो भी लोड आता है इस मेंबर पे पड़ जाता है, ये बीम पे पड़ जाता है। बीम क्या करता है कि उसी को लेकर के और कॉलम के अनुसार ये बांट देता है, तो ये चला आता है कहाँ पे? भूमि पे, ठीक। और यहाँ से क्या करता है? फाउंडेशन के द्वारा बढ़ जाता है। तो यही इनका काम है लोड ट्रांसफर करने का, जिसमें कि इसका हमें डिजाइन करना पड़ता है। डिजाइन करने का पर्पज आप लोग को पता होगा कि डिजाइन में हम लोग करते क्या क्या हैं। क्योंकि आरसीसी में हम लोग को मेंबर को ढालना होता है, तो ढालने के लिए हम लोग तैयार करते हैं उसकी माप क्या होनी चाहिए, माप ज्ञात करते हैं। उसके बाद से उसकी जानकारी लेते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी तक होनी चाहिए, यही सब काम उसमें करते हैं। लेकिन इसमें चूंकि हमें माप से मतलब हमें ज्ञात नहीं करना है, इसलिए कि ये जो है कंपनी द्वारा पहले से बने बनाए हैं, तो इसमें करना क्या है? हमें बस जो माप है ना, केवल स्ट्रेंथ हमें पता करना है कि हमें कितना स्ट्रेंथ देना है और कितना ये वियर कर सकता है। अगर सिंगल कोई मेंबर अगर वियर कर सकता है उस लोड को, तो सिंगल मेंबर लगाएंगे। स्पैन पे भी डिपेंड करता है कि कितना स्पैन है तो कितना मेंबर लगाएंगे। स्पैन बहुत ज़्यादा है तो एक मेंबर पे तो काम चलेगा नहीं, तो डबल मेंबर करना पड़ेगा, ट्रिपल करना पड़ेगा। तो हम लोग बिल्टअप कॉलम में पढ़ लेते हैं। बिल्टअप जैसे कि बिग में बिल्टअप अलग अलग प्रकार के, बिल्टअप का मतलब होता है अलग अलग सेक्शन को जोड़ करके एक तरीके से सेक्शन तैयार करना। तो इसमें सबसे पहले
आने वाले जो लोड है ना, इसी लोड की गणना करते हैं, किसके ऊपर कितने लोड आ सकते हैं। तो कौन कौन सा लोड आ सकता है? लोड तो भाई दो ही होता है, पॉइंट लोड है, होता तो कई प्रकार का है, फिलहाल मेन दो लोड आएगा। पॉइंट और पॉइंट लोड आ सकता है, एक यूडीएल आ सकता है। ये तो लोड की प्रकार हो गई कि पॉइंट लोड है यानी कि कंसंट्रेशन है या यूडीएल है, क्योंकि एक आता है लाइव लोड और एक आता है डेड लोड। अब लोग लाइव लोड और डेड लोड से परिचित हो गए। लाइव लोड उसे कहते हैं जो कि इस पर लोड अभी आया और टाइम के अनुसार वो बदलता रहता है, यानी कि अभी हम लोग यहाँ हैं तो यहाँ लोड है, अभी हम लोग चले जाएंगे लोड खत्म, ये लाइव लोड है। लेकिन ये जो स्लैब है, इस स्लैब का जो लोड आ रहा है, इसका जो लोड आ रहा है ना, क्योंकि ये भी चल ही है, यानी कि ये जो यहाँ तक रखा हुआ है ये भी लाइव लोड है। लेकिन फिलहाल जब तक है तब तक तो है, लेकिन ये हटाया जा सकता है, लेकिन ना इस दीवार को हटाया जा सकता है और ना इस स्लैब को हटाया जा सकता है। ये क्या है? इसके लिए डेड लोड। तो दो ही प्रकार के लोड को बारे में हमें जानना है। क्योंकि इन लोडों की गणना करते हैं कि कितना कितना ये लोड किस लिए आ रहा है। और इस पे एक आता है बाह्य लोड। बाह्य लोड को ही हम लोग कहते हैं लाइव लोड, यानी कि कितना इस पर लोड हम प्रोवाइड करना है, तो उस लोड को काउंट करते हैं। मान लो कि 30 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 30 किलोन्यूटन पर मीटर ये लोड हो गया। क्योंकि जब भी हम लोग बीम की बात करते हैं तो पर मीटर पे बात करते हैं, स्लैब की बात करना हो तो पर मीटर स्क्वायर पे बात करते हैं। हम लोग यहाँ पर मीटर पे बात करेंगे। 30 किलोन्यूटन 20 किलोन्यूटन पर मीटर ये हो गया लाइव लोड। उसके बाद से ये जो बीम होगा इसका भी तो सेल्फ वेट होगा। हाँ, ये सेल्फ वेट जो होगा वो डेड लोड होगा, और उस डेड लोड को भी वेट उसमें काउंट करेंगे कि इसके वजह से भी तो कोई ना कोई प्रभाव इसमें जनरेट होगी कि नहीं होगी। तो इसके वजह से यानी कि इन दोनों को जोड़ करके तब काउंट करेंगे कि टोटल लोड कितना आ रहा है। अब इस लोड का करना क्या होता है, इस लोड के ज्ञात होने के बाद से इसका इफेक्ट देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट इससे आता है। इफेक्ट मतलब समझ रहे हैं, प्रभाव। इस लोड के वजह से क्या क्या इस मेंबर में यानी कि डिफॉर्मेशन क्या होती है, क्या क्या उपज सकता है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, टूट सकता है कि बढ़ सकता है कि वियर कर सकता है कि बेंड हो सकता है, क्या हो सकता है, इन सब के बारे में जानकारी लेते हैं। क्योंकि ये जो लोड आ रहा है, इस लोड आने की वजह से बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, और जब सपोर्ट नहीं है तो ये बीच में क्या होगा, बेंड हो जाएगा, यानी कि झुक जाएगा। और इस झुकाव को रोकने के लिए इसके अंदर से एक स्ट्रेस जनरेट होती है। जब कोई लोड आता है, जैसे कि हमारे हाथ पे कोई ऐसे लगाए ना, तो हम इसको रोक रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, तो जो फोर्स अपोज कर रहा है ना वो स्ट्रेस है। क्योंकि है फोर्स ये, लेकिन ये पूरा बॉडी ये जितना है ना सब मिल करके एक साथ कर रहा है, इस पूरा एरिया को मिला करके और बट गया है, तो स्ट्रेस हो गया है। अब इसी पूरी एरिया से अगर मल्टीप्लाई करते हैं उसमें तो पूरा फोर्स आएगा, कंसंट्रेटेड लोड हो जाएगा एक प्रकार से। तो ये अपोज कर रहा है, तो जो अपोज कर रहा है वो क्या है, स्ट्रेस है। क्योंकि इस पर बेंड होने से रोकता है, ये जो बेंड हो रहा है ना इसको बेंडिंग होने से रोकता है, तो इसीलिए इस प्रकार से उपजने वाले स्ट्रेस को क्या कहते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। तो पहले प्रकार का एक आता है आपका स्ट्रेस, उसे कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। आपका एक दूसरा आता है, इसमें आप लोगों को पता है कि रिएक्शंस हैं। रिएक्शन है ना, ये ऊपर से एक लोड आ रहा है और ये नीचे से यहाँ से क्या काम करता है, रिएक्शंस काम करता है। इस लोड और रिएक्शन के वजह से उनके प्लेन के बीच, यानी कि अगर हम इसको ऐसे है, अगर इन दोनों तरफ से अगर ऐसे खींचे ना, तो इसका परत एक दूसरे के ऊपर शेयर कर जाता है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर फिसल करके और तब कट जाता है। तो इस प्रकार से इसे शेयर फोर्स कहते हैं। ठीक, यहाँ बीम में भी वैसे ही होता है कि यहाँ से एक लोड काम कर रहा है और एक यहाँ से काम कर रहा है। चूंकि ये हम लगाए हुए हैं और ये इसके वजह से रिएक्शन जनरेट हुआ है, तो
ये ऊपर की तरफ जाना चाहता है और ये ये नीचे नीचे की तरफ जाना घुमाने की चाहता कोशिश कर रहा है, है। जिसके वजह से ये बीच में क्या होता है, यहाँ पे कहीं कट जाता है। चूंकि कट भी रहा है ना, तो कटने के वजह से यहाँ शियर हो रहा है। जैसे हम ऐसे किए थे तो ये शियर हो रहा था, इस पर फिसल रहा था। यहाँ भी तो दो जो लेयर हैं वो जुड़े हुए हैं, तो वो दोनों लेयर एक दूसरे को शियर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से शियर फोर्स, ये जो दोनों हैं क्या, ये शियर फोर्स ही हैं। इसको जब काटने का काम कर रहे हैं तो ये शियर फोर्स है, और इनके वजह से जो इसमें रोकने के लिए एक स्ट्रेस पैदा हो रहा होगा, जो इसको कंट्रोल कर रहा होगा, उस स्ट्रेस को क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस कहते हैं। तो ये दूसरे प्रकार का एक प्रभाव उत्पन्न होता है। अब आपका एक तीसरा और आता है, जैसे कि जब इस पर लोड आता है तो ये झुक जाता है। ठीक, पहले इसकी एक्सिस ये है, इसकी एक्सिस क्या है, ये है, लेकिन जैसे ये बीम झुक जाता है तो कुछ इस प्रकार से दिखने लगता है। ये पूरी बीम आपकी कुछ ऐसे हो जाती है, क्योंकि अब अगर इसका एक्सिस की बात करें ना, तो अब इसकी एक्सिस ये है। ठीक, अब बताइए पहले वाले एक्सिस में बेंड होने से पहले और बेंड होने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता। बेंड होने से पहले यहाँ एक्सिस था, और बेंड होने के बाद अभी एक्सिस कहाँ चला गया, यहाँ चला आया। इस एक्सिस के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ना, उस मैक्सिमम डिस्टेंस को डिफ्लेक्शन कहते हैं। डिफ्लेक्शन का मतलब समझ रहे होंगे आप, डिफ्लेक्ट हो जाना, यानी कि जहां हम पहले थे वहां से कहीं दूर चले जाना। डिफ्लेक्ट यानी कि विक्षेप, एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाना। चूंकि अब डिफ्लेक्शन हम उसी को नहीं कहेंगे कि अब यहाँ से हम थे और यहाँ चले आए तो ये डिफ्लेक्शन नहीं ना है, लेकिन नहीं, कुछ हमारा भाग यहाँ है और कुछ भाग यहाँ है, तब ये बीच में जो हमारे एक्सिस में डिफरेंस आ रहा है, ये क्या है, डिफ्लेक्शन है। जैसे इसका भाग ये नहीं है कि ये भी यहाँ चला आया, इसका ये जो पॉइंट है ये यही है, ये वाला पॉइंट यही है, लेकिन इसके बीच में क्या हुआ है, अंतर आ गया है। जो अंतर आया है ना, यही ये बीच की जो डिस्टेंस होती है इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में, इसे क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा आता है डिफ्लेक्शन। अब आता है आपका दो प्रकार के और इसमें प्रभाव जनरेट होते हैं। एक होता है क्रिपलिंग यानी कि वेव क्रिपलिंग, और एक होता है वेव बकलिंग। आप लोग वेव और फ्लैंज से अच्छी तरह से परिचित होंगे शायद। इसको आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं, फ्लैंज कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। इसी को रिंग भी कहते हैं। ठीक, रिंग अधिकांश कहा जाता है टी बीम में, यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, इसको वेव कहते हैं। तो ये फ्लैंज हो गया और ये वेव हो गया। क्योंकि जब इस पर लोड आता है तो ये लोड इसी प्रकार से तो आ रहा होगा। इसको हम क्रॉस सेक्शन इधर से देख रहे हैं। अब इसी बीम को यहाँ से काटने के बाद से हम इधर से देख रहे हैं, तो ये हमें मिल रहा है। तो ये जो लोड यहाँ लगा है वो कहीं ना कहीं इसके बीच में यहाँ तो लगा होगा। इस लोड के आने के वजह से आएगा तो इसको
कौन बियर करेगा? तो पहले फ्लेंज करेगा, फिर जस्ट वेब पहले करेगा। फ्लेंज करेगा और फ्लेंज लोड ट्रांसफर करेगा वेब को, और वेब से होते हुए फिर फ्लेंज से होते हुए और कॉलम नीचे पे कॉलम आ पे जाएगा। जाएगा। ठीक, तो ऐसे जब ट्रांसफर होगा तो कभी कभी होता है ऐसे है कि बीच में एरिया कहीं कम पड़ जाती है। ठीक, जैसे कि आप लोग कोई अगर लोहा लिए हो या कोई लकड़ी लिए हो, वो बड़ा सा हो, उसमें कभी कभी देखिए कि बीच में कहीं एरिया बहुत कम हो और जगह एरिया ज्यादा हो, इसको मोड़िए ना तो जहाँ एरिया कम होता है वहीं से टूट जाता है, यानी कि वहीं से वो क्रीप कर जाता है। लेकिन जहाँ एरिया ज्यादा होगा वहां से क्रीप नहीं करेगा। इसमें भी वही होता है कि इसको लोड बियर करते वक्त कभी कभी होता है ऐसे है कि जिस पॉइंट पे वो लोड आया उस पॉइंट पे उतना लोड बियर करने के लिए स्ट्रेस जनरेट ही नहीं हुआ। स्ट्रेस जनरेट तो होगा तो एरिया के आधार पे, तो मान लीजिए कि जो फोर्स है, फोर्स इक्वल टू होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। अब स्ट्रेस तो जनरेट होना है और ये फोर्स इतना आ रहा है, उसके लिए एरिया जरूरी तो अब ये कितना जनरेट होगा तो एरिया पे डिपेंड करेगा। है। अब एरिया यदि कम पड़ जाए तो स्ट्रेस क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, और एरिया अगर ज्यादा हो जाए तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया यदि कम पड़ गया तो स्ट्रेस ज्यादा होगा, और स्ट्रेस अगर ज्यादा हो गया, अब आप ये कहिए कि स्ट्रेस ज्यादा हो गया तो भाई ज्यादा है तो और अच्छा है, आप सही कहेंगे ना? लेकिन नहीं, अच्छा इसलिए नहीं है कि हर एक मटेरियल की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है कि हम कितना तक लोड बियर कर सकते हैं। तो जो इस मटेरियल की यानी कि स्टील है, स्टील की भी बेंडिंग यानी कि जो क्रीप करने की क्षमता यानी कि टूटने की मैक्सिमम एक लिमिट है कि किस लिमिट तक ये क्या कर सकता है? क्रीप कर सकता है। उस लिमिट से वो वैल्यू यदि ये स्ट्रेस ज्यादा हुई तो क्या करेगा? ये क्रीप कर जाएगा। और वो जानते हैं कि लिमिट होता कितना है, तो इस खुद का इसका स्ट्रेस और इनटू जितना एरिया पे वो काम कर रहा है वो एरिया, अगर इसको मल्टीप्लाई करा दें तो मिल जाएगा कितना इसकी स्ट्रेंथ होगी। वो स्ट्रेंथ उतना ही तो बियर कर सकता है। अगर स्ट्रेस बढ़ जा रहा है इसका मतलब स्ट्रेंथ बढ़ जा रहा है, तो उतना स्ट्रेंथ तो बढ़ तो गया लेकिन उतना वो बियर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इस स्थिति में यहाँ पे अगर एरिया कम पड़ जाए, ये क्या करता है? ऐसे एक छोटे से एरिया पे क्लिक हो जाता है। कुछ इस प्रकार से बेंड हो जाता है। आप लोग देखे होंगे जैसे कि बांस का जो वो होता है उसको मोड़ते होंगे तो जहाँ पे एरिया कम होगा वहां पे तुरंत मुड़ जाता है। बक्कल होना अलग चीज है, क्रीप होना अलग चीज है। बक्कल में ये पूरी वेव पूरा कैसे हो जाएगी? पूरा बेंड होगा। लेकिन इसमें होता क्या है, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे टेढ़ हो जाता है, यानी कि क्रीप कटने वाला हो जाता है, कटने की स्थिति में हो जाता है। कुछ इसके जो मेंबर होते हैं वो थोड़ा सा साइड होकर के अब लगते हैं कि वहां से वो कट जाएंगे। तो इस प्रकार से जो कंडीशन जनरेट होती है इसे क्या कहते हैं? क्रीपिंग कहते हैं। कुचलिंग। ठीक, कुचलिंग का मतलब कुचलना, यहाँ से एक तरह से कुचल जा रहा है वो। तो ये आपका चौथा जो आता है वेब क्रिपलिंग। वेब क्रिपलिंग। अब आपका एक और इफेक्ट आता है, वो आता है जिस प्रकार से लोड आ रहा है ना, उसी प्रकार से लोड आने की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा जो वेब है वो एक कॉलम की तरह काम करता है। जो इसका वेब है ना, वेब एक कॉलम की तरह काम करता है, इसलिए कि जब ऐसे लगाए हैं तो बताइए ये पूरा पार्ट एक कॉलम की तरह ही तो काम कर रहा है। इस पे लोड ऐसे आ रहा है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉलम पे भी लोड कैसे आता है? कंप्रेसर मेंबर ऐसे इस प्रकार से आता है। इस केवल वेब की बात करें तो ये किस प्रकार से काम कर रहा है? एक कॉलम की तरह काम कर रहा है। और क्योंकि कॉलम के लिए हम लोग पढ़े हैं कि जब कॉलम की डिजाइन करते हैं तो उसमें डिपेंडेंट किस पे करता है? स्लेंडरनेस रेशियो। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो किस पर डिपेंड करती है? स्लेंडरनेस रेशियो पे डिपेंड करती है।
तो यहाँ इसके लिए हम लोग स्लेंडरनेस रेशियो ज्ञात करते हैं, उस रेशियो के आधार पे इसकी स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं, और जो स्लेंडरनेस रेशियो के आधार पे स्ट्रेस आती है उस स्ट्रेस से ज्यादा इसके लोड के आने के वजह से जो स्ट्रेस जनरेट हो रही है वो नहीं होना चाहिए। ये काम यानी कि ये इफेक्ट यहाँ से देखते हैं कि उस लोड के आने की वजह से कहीं बीम ऐसा तो ना हो कि कुछ ऐसे हो जाए। इस प्रकार से जो कंडीशन आ जाएगी तो इस प्रकार की कंडीशन को क्या कहते हैं? बकलिंग कहते हैं, बक्कल कर जाना। यानी कि पहले एक्सिस इसका यहाँ था, ठीक, अब इसका एक्सिस कहाँ चला गया? इस प्रकार से चला गया। वर्टिकल, तो ये वर्टिकल में बेंडिंग होती है, यानी कि ये जो होती है डिफ्लेक्शन, इस प्रकार का भी डिफ्लेक्शन ही है, लेकिन ये किसमें है? वर्टिकल में। वर्टिकल दोनों यानी कि वर्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन कहेंगे, क्योंकि कॉलम में ऐसे देखने को मिलता है। और इसी मेंबर को यदि अगर हॉरिजॉन्टल कर दें तो जो इसकी बीच मिलेगी, वो जो एक गैप मिलेगी ना, इस गैप को क्या कहेंगे? डिफ्लेक्शन डायरेक्टली बोल देते हैं। ये भी एक प्रकार का डिफ्लेक्शन ही है, लेकिन जब कॉलम की तरह कोई डिफ्लेक्ट करता है तो इसे कहते हैं बकलिंग, लेकिन इस प्रकार से क्या कहते हैं? डायरेक्टली बेंडिंग, डिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक, ये 5 प्रकार के आपके इफेक्ट आ रहे हैं। अब इसी 5 प्रकार के बारे में जानना है। अब इसमें देखिए, इसमें जानना क्या है? जब भी हम इस बीम की डिजाइन करेंगे, बीम की स्ट्रेंथ ज्ञान करेंगे, इन 5 प्रकार के बारे में जांच करेंगे, ठीक है? इसके बारे में जांच करना होता है कि इन सब में जैसे कि हम कोई बीम लाके लगा दिए, उस पर कितना लोड आ रहा है, उस लोड के अनुसार कितना स्ट्रेस जनरेट, इस खुद का इसका कुछ स्ट्रेस होता है। क्योंकि आप लोगों को पहले या दूसरे चैप्टर में हम स्ट्रेस के बारे में कुछ बताए थे कि टेंशन और कंप्रेशन में जो Fy होती है वो क्या होती है? फील्ड स्ट्रेस होती है इसकी, ठीक, और उसी Fy का 0.66 Fy होती है टेंशन या कंप्रेशन के लिए। इसकी स्ट्रेस जो होती है ना, ये 0.6 Fy होती है। वही यदि हम कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन में स्लेंडरनेस रेशियो पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका एक चार्ट आता है। इसकी वैल्यू तो याद रख नहीं सकते हैं, इसलिए कि स्लेंडरनेस रेशियो जितना आएगा उसी आधार पे इसकी स्ट्रेस होगी। तो ये ग्राफ पे डिपेंड करता है, टेबल पे डिपेंड करता है। लेकिन उसके बाद से आपका आता है बियरिंग। अब बियरिंग अगर इस स्टील मेंबर को किसी ऐसे जगह पे लगा रहे हैं जहां कुछ बियर कर रहा है, जो लोड आ रहा है ना घिसने से रोक रहा है, बियरिंग का काम कर रहा है, तो उस जगह पे जो स्ट्रेस आती है 0.75 Fy, ये बताए थे पहले, ये सब लिखवा चुके हैं। उसके बाद से एक आता है शियर स्ट्रेस। अब शियर स्ट्रेस में 2 प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, एक एवरेज होता है और एक मैक्सिमम होता है। तो एवरेज वाले में कितने लेते हैं? 0.45 Fy, और मैक्सिमम वाले में कितने लेते हैं? उल्टा हो गया, मैक्सिमम वाले 0.45 हो गया। जो शियर लेते हैं ना, अगर यहाँ हम मैक्सिमम की बात करें, शियर टाउ मैक्स, ये होता है 0.45 Fy। यदि टाउ एवरेज की बात करें तो 0.4 Fy। ये वैल्यू आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं, जिसमें कि बियरिंग की भी इसमें जरूरत पड़ेगी। ठीक, जब हम लोग इसकी वेव क्रिपलिंग की बात करेंगे, ये वेव बकलिंग है। जब वेव क्रिपलिंग की बात करेंगे तो इसमें बियरिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो इसकी स्ट्रेस है बियरिंग की, तो वहां पे जो इसके वजह से, इस लोड आने के वजह से जो यहाँ स्ट्रेस जनरेट हो रहा है एक्चुअल में, वह स्ट्रेस इस स्ट्रेस से क्या होना चाहिए? ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम होगा तो सही है, ज्यादा हो रहा है इसका मतलब वो
चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं ना, ज्यादा हो रहा है इसका मतलब वो सही नहीं है, वो फेल कर जाएगा। तो इससे वैल्यू ये क्या होनी चाहिए, कम आनी चाहिए। अब आ गई इसकी टेंशन और कंप्रेशन की। तो जब हम इसकी बेंडिंग स्ट्रेस की बात करेंगे तो वहां पे इस टेंशन और कंप्रेशन की बात करेंगे। अब इसमें वेग बकलिंग है, वहां कंप्रेशन जो उसका कंप्रेशन कह रहा है, एक्सियल कंप्रेशन के लिए जो फार्मूला होता है ना कि जो स्लेंडरनेस रेशियो पे डिपेंड करता है, वहां से जो सिग्मा एसी ज्ञात करेंगे उसी के लिए वेग बकलिंग में काम करेंगे। तो उसके लिए स्लेंडरनेस रेशियो पे डिपेंड करेगा। जो इसके स्लेंडरनेस रेशियो निर्धारित है कि इतना स्लेंडरनेस रेशियो लिया जाता है बीम में वेव बकलिंग से सुरक्षा के तौर पे, उस स्लेंडरनेस रेशियो के आधार पे जो स्ट्रेस आएगा उस स्ट्रेस से ज्यादा जो इस टाइम लोड आ रहा है, उस लोड के कारण जो जनरेट हो रहा है स्ट्रेस, वो स्ट्रेस उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो शेप होगा। तो इन सब के बारे में हम लोग शेप की जांच करेंगे कि ये शेप है कि नहीं, और कोई स्टील मेंबर लेंगे, हमें दूसरा कुछ नहीं करना। अभी बताया है कि जो भी स्टील मेंबर है वो पहले से तैयार है, उसमें हमें स्टील मेंबर चूज करना है, ठीक। और चूज करने के बाद इन सब के बारे में जांच करना है क्या जो लोड आ रहा है उस लोड के लिए स्टील मेंबर अवेलेबल, कि उसको सभी भार को वहन करने में, सभी इफेक्ट को वहन करने में सक्षम है कि नहीं है, इसकी जांच करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस की। तो बेंडिंग स्ट्रेस में कैसे इसकी जांच करेंगे, जब डिजाइन करना होगा तो किस प्रकार से उस मेंबर की चूज करने के लिए क्या काम करेंगे। सबसे पहले इसकी कुछ मान्यता है क्योंकि आप लोग शो में पढ़े होंगे, एजम्पशन। वो एजम्पशन आप लोग जो शो में पढ़े हैं ना, वो एजम्पशन यहाँ भी लागू होगा, ठीक। उसमें आप लोग पढ़े ये होंगे कि कोई भी बीम जो है वो लोड आने से पहले और लोड आने के बाद उसकी जो प्रत्येक यानी कि प्रॉपर्टी समतल है, उसकी तल है, वो क्या होती है, एक ही तल में, यानी कि पहले भी समतल ही होती है और बाद में बेंडिंग के बाद समतल ही मानी जाती है। यानी कि कोई भी लेयर समतल की कंडीशन ये होती है कि जैसे ये जब बेंड होता है तो ऊपर कंप्रेशन आता है और नीचे टेंशन जनरेट होता है। इसके वजह से यदि कोई पॉइंट यहाँ रहा होगा, ठीक, और ये पॉइंट यहाँ रहा होगा, एक ऐसे भी पॉइंट होगा जो यहाँ रहा होगा, ऐसे भी पॉइंट होगा जो यहाँ रहा होगा, ये एक समतल में है कि नहीं। अगर इसको हम मिलाएं तो एक समतल में है, यानी कि एक दूसरे समतल में है, एक दूसरे समतल में है, लेकिन यही जब बेंड करता है तो ये आ जाता है पास पास और ये हो जाता है, ठीक। इस प्रकार से कुछ हो जाता है। लेकिन जब इसका स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं तो कुछ स्ट्रेन डायग्राम ऐसे बनता है, ठीक। यानी कि जो पॉइंट ये देख रहे हैं ये ऐसे था ना, ये पॉइंट अगर इधर आ रहा है तो ये पॉइंट इधर जा रहा है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट हो सकता है यहाँ था, तो जितना ये इधर गया इसके सामने वाला पॉइंट उतना ही किधर चला गया, इधर आ गया। यही तो हो रहा है, जब इसको बेंड कर रहे हैं तो जो एक प्लेन पे पॉइंट था ना, वो एक प्लेन पे पॉइंट जब उसको कंप्रेस कर रहे हैं, एक अंदर की तरफ जा रहा है तो इसके प्लेन वाला एक पॉइंट बाहर की तरफ जा रहा है, क्योंकि दोनों एक ही प्लेन में ही हैं। वो प्लेन कैसे, अगर इसी को मिला दिए हैं तो दोनों अब भी प्लेन में ही तो हैं, पहले भी एक ही प्लेन में थे और अब भी
एक ही प्लेन में है, क्या इनका प्लेन चेंज हुआ? नहीं। इस प्रकार से एजम्पशन है, चूंकि एक्चुअल में ऐसा बहुत कम पॉसिबल है, लेकिन ये क्या है? एजम्पशन है, जिसको मानने के बाद से डिजाइन करते हैं तो कुछ चीजें आसान हो जाती हैं। इसको माना जाता है कि पहले भी जहाँ एक पॉइंट था अब भी वही है, अलग नहीं हुआ है। इसके बाद से एक दूसरा एजम्पशन आता है, उसमें कह सकते हैं कि जो मटेरियल जिस मटेरियल से बना हुआ है वो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो या होमोजीनियस है और आइसोट्रॉपिक है। आइसोट्रॉपिक के बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। होमोजीनियस जानते हैं? समांगी, इसके गुण समांगी का मतलब ये है कि ये स्टील है ना, होमोजीनियस से सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है उसकी डेंसिटी। जैसे ये इतना बड़ा ये बीम है, ये स्टील का है, इस बीम के किसी भी पॉइंट से यदि इतना छोटा हम टुकड़ा काट लें किसी भी पॉइंट से, लेकिन उसका जो आयतन है वो समान होना चाहिए, यानी कि वॉल्यूम समान हो, और किसी भी जगह से काटें और उसका वजन करें तो अगर एक समान है उतना ही वॉल्यूम के लिए अगर एक समान है तो मटेरियल पूरा क्या है? होमोजीनियस है। अगर ऐसा नहीं है तो मटेरियल होमोजीनियस नहीं है। इसका मतलब ये है कि कहीं ऐसा मटेरियल उसमें है जिसका की डेंसिटी ज्यादा है और कुछ ऐसे मटेरियल उसमें पड़े हुए हैं कि उसकी डेंसिटी कम है। किसी एक पार्टिकल एक एक पॉइंट की बात कर रहे हैं कि इसमें से एक एक पॉइंट अगर छांट दो तो उसकी प्रत्येक पॉइंट की अलग अलग वेट करो, यदि ये दोनों बराबर आ रहे हैं, सब एक साथ बराबर आ रहे हैं, तो उस प्रकार से बने हुए मटेरियल से पूरा क्या होगा? होमोजीनियस होगा। ठीक। अब इसमें आता है आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक में होती है कि इसमें जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी गुण जो होती है ना, प्रत्येक दिशाओं में एक समान होती है। प्रत्येक दिशाओं में एक समान होने का मतलब ये है कि आप लोगों को मैं बताऊं, अगर ये कोई मटेरियल है जो लकड़ी का है, वुड है, और इस वुड में जानते हैं कि ऐसे रेशा होता है ना। क्या आपको मैं लकड़ी दे दूं इतना बड़ा और उसको कहूं कि ऐसे खींच करके और उसको तोड़ दीजिए, क्या तोड़ पाएंगे? नहीं। लेकिन वही कहें कि इसको ऐसे कर लो और इसे ऊपर से लोड लगा के इसको टूट जाएगा कि नहीं? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका एक्सिस है, जो इसका रेशा है, उस रेशा की दिशा में, ये जो रेशा है ना, इसके दिशा में इसकी जो स्ट्रेस मतलब कि जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके परपेंडिकुलर उसकी स्ट्रेंथ क्या है? कम है। यानी कि दो दिशा की अभी बात किया तो दोनों दिशाओं में अंतर आ गया कि नहीं? लोड बियर करने की जो कैपेसिटी है दोनों में अंतर आया, तो ये आइसोट्रॉपिक नहीं है। लेकिन वही अगर बात करें इसकी तो चाहे इसको ऐसे खींचो या ऐसे खींचो, चाहे जिस दिशा में इसको खींचोगे जो टेंशन जनरेट होगा वो एक समान जनरेट होगा। यानी कि हर एक दिशा में इसकी जो लोड बियरिंग कैपेसिटी होगी वो सेम होगी, किसी दिशा में अलग अलग नहीं होगी। जैसे होमोजेनियस मटेरियल में यदि बात करें तो आप कांच ले सकते हो। कांच भी एक होमोजेनियस मटेरियल होता है, क्योंकि उसमें भी एक तरह से कह सकते हैं आइसोट्रॉपिक होती है। चाहे वो दिशा में खींचो या तानो, उसमें भी जो स्ट्रेंथ मिलेगी वो हर दिशा में समान मिलेगी। लेकिन शायद आप लोग होमोजेनियस और आइसोट्रॉपिक समझ चुके होंगे। इसके बाद से होता है कि जो भी इस बीम में स्ट्रेस जनरेट हो रहा हो, इस बीम में जितने भी स्ट्रेस जनरेट हो रहे होंगे वो सभी स्ट्रेस इसके इलास्टिक पे, यानी कि इलास्टिक लिमिट के अंदर होंगे। इलास्टिक लिमिट समझ रहे होंगे, क्योंकि पहले हम इसको बता चुके हैं कि अगर स्टील के हम डायग्राम बनाए, इसका ग्राफ खींचे हैं, स्ट्रेन और स्ट्रेस में,
कुछ इस प्रकार से बनता है। ऊपर उठ के नीचे जाता है। नीचे भी थोड़ी ठीक, इसमें एक ऐसे पॉइंट होती है जिसको कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक, और उसी के जस्ट एक ऊपर पॉइंट होती है जिसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट। क्योंकि इस प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट में एकदम नाम मात्र का दूरी होती है, यानी कि अंतर जो इसके बीच में है बहुत नाम मात्र को दिखाई नहीं देता है। क्योंकि होता ये है कि इसके इस प्रोपोर्शनल लिमिट के जस्ट पहले जो लाइन होती है ना, ये लीनियर होती है, यानी कि जितना इधर बढ़ती है उतना ही इधर बढ़ती है, लेकिन जस्ट उसके बीच में यानी कि प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट के बीच में थोड़ी सी ये मतलब कि पैराबोलिक हो जाती है, यानी कि वहां पे इसमें हुक का नियम काम नहीं करता है। और चूंकि यहाँ से लेके प्रोपोर्शनल लिमिट से लेके ओरिजिन पॉइंट तक परफेक्टली रूप से हुक का नियम लागू होता है, लेकिन उसके बाद से लागू होता है प्लास्टिक लिमिट तक, लेकिन प्रोपोर्शनल से लेके प्लास्टिक कह रहे हैं इलास्टिक लिमिट तक लागू होता है। क्योंकि लेकिन प्रोपोर्शनल लिमिट से लेकर के और इलास्टिक लिमिट के बीच में आधा अधूरा, यानी कि पूरे तरीके से लागू नहीं होता है, कहीं कहीं कभी लागू होता है, कभी कभी नहीं होता है। ये कंडीशन होती है। तो जो इसमें कहा गया है ना, वो ये कहा गया है कि जो भी स्ट्रेस जनरेट हो इस इलास्टिक लिमिट से अंदर ही हो। इस इलास्टिक लिमिट का मतलब समझ रहे हैं, इसके आधार पे जो स्ट्रेस है ना, ये स्ट्रेस जितना होगा उस स्ट्रेस से ज्यादा स्ट्रेस जनरेट नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा स्ट्रेस जनरेट हुआ तो उस मटेरियल को यानी कि बीम के लिए उसमें एजम्पशन जो दिया गया है, यही कहा गया है कि जो भी इस पे स्ट्रेस आएगा यानी कि हम लोड उतना ही लगाएंगे जो लोड इसके इलास्टिक लिमिट के अंदर ही स्ट्रेस जनरेट करके रह जाए। भैया लोड तो जो ये स्ट्रेस जनरेट होती है हमारे लोड के आधार पे जनरेट होती है। अभी लोड बढ़ाएंगे तो लोड उसकी स्ट्रेस क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें लोड उतना ही लगाना है जो कि उसके इलास्टिक लिमिट के अंदर हो। ये भी एक एजम्पशन कहा गया है कि बीम में हमेशा बाय डिफॉल्ट ऐसा हम मानेंगे कि इस पर जो लोड लगा है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही लगा है। अब जैसे आपको हम कहें कि इस पर कितना लोड लग जाएगा तो आप तो कह सकते हैं कि चाहे जितना लगाना चाहे उतना लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम पहले ही कह दिए कि नहीं ये नहीं हो सकता, पहले ही आपको वहां से हम मना कर दिए हैं कि इतना से ज्यादा नहीं हो सकता, तो जैसे ही आप इलास्टिक लिमिट पे पहुंचेंगे वहां से कहेंगे कि अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम चाहे जो भी हो इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो जो भी इस पर लोड अप्लाई करेंगे या जो भी इस बीम पे लोड आ रही होगी वह लोड जो होगी वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही स्ट्रेस पैदा कर देगी, उसके बाद नहीं। अब एक अगला जो एजम्पशन आता है वो होता है कि इसके टेंशन और कंप्रेशन मेंबर में जो भी स्ट्रेस पैदा हो रहे हैं वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यानी कि दोनों समान है, चाहे वो टेंशन में क्या बात करें या कंप्रेशन जोन में। जैसे कि जब ये बेंड हो रही है तो नीचे टेंशन में जोन आ रहा है और ऊपर कंप्रेशन जोन आ रहा है। जब भी हम इसके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो जो कंप्रेशन में ज्ञात करना होगा तो भी हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वही लेंगे, और कंप्रेशन में अगर उसकी आवश्यकता पड़ती है तो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वही लेंगे। यानी कि कंप्रेशन जोन या टेंशन जोन दोनों में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो वैल्यू होगी वो समान है। इस आधार पे एक बेंडिंग इक्वेशन आप लोग जनरेट किए होंगे सेकेंड ईयर में, जो कि होता है M/I = P/R = F/Y। ये आप लोग इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक। इसके आगे एक और चीज अगर चाहे तो MR/I। ये MR क्या है, क्योंकि जानते हैं कि ये जो MR है ना रजिस्टिंग मोमेंट है, और रजिस्टिंग मोमेंट जो होती है वो बेंडिंग मोमेंट के बराबर होती है। क्योंकि ये क्या है, ये बेंडिंग मोमेंट है, ठीक। ये जो बेंडिंग मोमेंट है ये बाह्य जो लोड लग रहा है उसकी वजह से जनरेट हो रही है,
और इसके अपोज में ये जनरेट हो रही है। इसको रोकने के इसके लिए रोकने के लिए, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू बराबर होती है, तो वही बात हो जाती है MR अपन I कहिए या M अपन I कहिए। अब इसके आधार पे हमें ज्ञात क्या करना है, इन सब का नाम जानते हैं आप लोग? यस सर। इसे क्या कहते हैं? बेंडिंग मोमेंट, रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट इसको बोलेंगे। ये गलत क्या बात है? हो, गलत बात हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये क्या है? मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये क्या है? रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर जो बेंडिंग होगी उसका रेडियस। तो ये बेंड होता है ना, ये चाप में होता है, किसी न किसी ये सर्कल का चाप होता चाप है। है सर। ठीक, इसका कहीं न कहीं हो सकता है यहाँ पे इसका सेंटर बने, और ऐसे ये गोला बने। गोला बन जाए। ये जो चाप बना हुआ है ना, इसका कुछ ना कोई रेडियस होगा, वही ये रेडियस होता है। तो इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। कर्वेचर कर्व बना हुआ है, इसका जो रेडियस होगा ये। और ये क्या है? F। ये स्ट्रेस है, यही है बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस। FY, इसको F भी कह सकते हैं, सिग्मा भी करते हैं। या इसको सिग्मा भी कह सकते हैं। ठीक, अब सिग्मा, क्योंकि यहाँ F की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम किसकी बात करेंगे? सिग्मा की बात करेंगे। और जब सिग्मा की बात करेंगे तो सिग्मा में दो प्रकार से इसको कनेक्ट करेंगे। एक जगह दिखाएंगे सिग्मा BC, ठीक, और एक बार दिखाएंगे इसको सिग्मा BT। BC और BT से समझ रहे हैं? बेंडिंग कंप्रेशन। ये जो सिग्मा है ना, सिग्मा BC और सिग्मा, ये सिग्मा जो केवल है, ये परमिसिबल मैक्सिमम स्ट्रेस है, यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस। परमिसिबल मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है ये सिग्मा B। लेकिन इसी में C लगा देने से परमिसिबल मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन। परमिसिबल मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन सिग्मा BC होती है। और यहाँ पे क्या हो जाती है? परमिसिबल मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन। B से बेंडिंग स्ट्रेस और S से यानी कि T से टेंशन। इसका नाम देखिए, ये डायरेक्टली केवल जो सिग्मा होती है ना, वो होती है आपका स्ट्रेस। क्योंकि F को भी स्ट्रेस कहते हैं और इसको भी स्ट्रेस कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ से लिए हुए हैं। ये इक्वेशन है बेंडिंग का, तो इसलिए इसका नाम क्या है? पूरा बेंडिंग स्ट्रेस। चूंकि ये बेंडिंग स्ट्रेस है तो सिग्मा से दिखा रहे हैं, तो हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम परमिसिबल पे। ठीक है, परमिसिबल और मैक्सिमम, इससे यानी कि जो भी हमें परमिट होना चाहिए उसका मैक्सिमम वैल्यू जो हो, वो मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मैक्सिमम भी है और परमिसिबल भी है, यानी कि जितना तक रख सकते हैं वैल्यू वो, और मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इन टेंशन या कंप्रेशन, यानी कि इस कंप्रेशन जोन में या इस टेंशन जोन में, चाहे टेंशन की बात करें तो या कंप्रेशन की बात करें तो उस टाइम पे ये वैल्यू लेंगे जिसमें कि ये सिग्मा BC या सिग्मा BT, ये दोनों की जो वैल्यू होती है ना, ये सबसे पहले आप लोगों को, इसके पहले हम इस बात को नहीं बता पाए हैं, दिमाग से उतर गया। इसके लिए एक वैल्यू आप लोगों को लिखवाए थे 0.66 FY। इसके पहले हम नहीं बताया ना इसको। ये वैल्यू होती है सिग्मा BC और सिग्मा BT, यानी कि जब भी बेंडिंग स्ट्रेस की बात करते हैं ना, तो बेंडिंग स्ट्रेस के लिए परमिसिबल मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो होती है 0.66 FY। लेकिन यही टेंशन में कितनी होती है? 0.6 FY। टेंशन की बात करें या कंप्रेशन की बात करें, टेंशन और कंप्रेशन में हम लोग डायरेक्टली टेंशन या डायरेक्टली कंप्रेशन की बात करते हैं। यानी कि कोई ऐसा लोड आ रहा है किसी मेंबर पे, या डायरेक्ट उसको दबा रहा है, डायरेक्ट खींच रहा है, तो उस टाइम पे जो हम लोग बात करते हैं ना, वो 0.6 FY लेते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस। लेकिन जब बेंडिंग, यानी कि इस पर जो ऐसा लोड लगाए जो कि इसकी वजह से बेंड हो रहा है, तो इसको भी कोई स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा रोकने के लिए, तो जो वो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? तो 0.66 FY से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
ये कंडीशन होती है, लेकिन इसमें भी एक और हेडिंग आता है जो कि मिस्टेक हो गया। इसमें होता है लेटरल स्टेबिलिटी, यानी कि पार्श्व स्थिरता उसकी। लेटरल का मतलब होता है पार्श्व, पार्श्व का मतलब साइड। जैसे कि यदि बीम हो कोई, एक तरह से ये बीम है, ठीक। हम लोग जिस बीम की बात कर रहे हैं ऐसे बीम की बात कर रहे हैं ना। इस बीम में देखिए तो ये वेव है और ये दोनों क्या है, फ्लैंज है। इसमें जब ये बेंड होगा ऐसे, इस प्रकार से क्या होगा, बेंड होगा। तो इस पर जब लोड आएगा ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि केवल ये नीचे ही बेंड हो। कभी कभी इसी प्रकार से लोड आते हैं, क्योंकि ये साइड में ऐसे साइड में बेंड हो जाते हैं ऐसे। कभी कभी लोड आने की वजह से कभी कभी ये बीम जो होता है, जैसे कि कुछ ऐसे कंडीशन, फ्लैंज जब उस लोड को बेयर करता है तो फ्लैंज कुछ ऐसे कंडीशन में आ जाता है जिसके वजह से ये इधर बेंड कर जाता है। तो इस बेंड को रोकने के लिए इसकी स्टेबिलिटी दी जाती है, यानी कि एक एंड की जो कंप्रेशन जोन होता है ना, उस कंप्रेशन जोन को ऐसे ही फिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें लेटरल स्टेबिलिटी मतलब कि डिफ्लेक्शन ना हो। लेटरल जो डिफ्लेक्ट हो जा रहा है वो ना हो, चाहे जितना लोड आया, केवल इसमें नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन हो, इस साइड वाला बेंडिंग वाला, लेकिन इस साइड वाला ना हो। तो साइड वाला के प्रभाव को नेगलेक्ट करने के लिए हम लोग करते क्या है, डेप्थ कम ज्यादा नहीं, डेप्थ कम या ज्यादा की बात नहीं है, इसकी स्टेबिलिटी करते हैं, यानी कि किसी न किसी प्रकार से इसको ऐसे दबा देते हैं, फिक्स कर देते हैं, जिसके वजह से ना इधर जाए ना इधर जाए। जब इधर कहीं जाएगा ही नहीं तो बेंड होगा ही नहीं। अब बेंड कब होता है, जब खाली रहता है तभी तो बेंड होता है। अगर इसको नीचे से हम सपोर्ट लगाते तो बेंड होगा, चाहे जितना लोड आना है वो सपोर्ट के नीचे ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन बेंड तब होता है जब एक खाली जगह मिलता है। अगर इसी को हम इधर से पैक कर दें तो जब खाली मिलेगा नहीं तो बेंड इस साइड में होगा नहीं। तो इसको रोकने के लिए इसको क्या करते हैं हम लोग, स्टेबल कर देते हैं। जैसे हम स्लैब में लगाना चाहते हैं, स्लैब में लगाना चाहते हैं तो इसके जो ऊपर वाला फ्लैंज है ना, इस फ्लैंज को स्लैब में ही दबा देंगे। या ये कंडीशन हो सकता है कि स्लैब इसके ऊपर से रख दें, तब तो ये फ्री है। अगर इस पर लोड आएगा तो हो सकता है इधर बेंड कर जाए, लेकिन जब इसी को इसमें दबा करके, यानी कि ये हिस्सा जब दबा देंगे ना, तो चाहे जितना लोड आएगा यहाँ से ट्रांसफर होगा, लेकिन ये ऐसे बेंड नहीं होगा। हो सकता है इस तरीके से बेंड हो जाए, लेकिन इस प्रकार से बेंड नहीं होगा। तो ये करते हैं, या कभी कभी ये करते हैं कि कोई दूसरा इस पर मेंबर लगा के, आई सेक्शन भी हो, इस प्रकार से मेंबर उसको रख देते हैं, यानी कि इस दिशा में, और उसको दबा देते हैं पूरे छत में, और नट बोल्ट या रिवेट द्वारा इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब इस प्रकार से इसको जोड़ देंगे तो भी ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। तो लेटरल स्टेबिलिटी इस प्रकार से भी हो गई। कभी कभी होता है शीयर के कनेक्टर, कुछ ऐसे कनेक्टर होते हैं जिसके द्वारा जोड़ करके इसको साइड में डिफ्लेक्ट होने से बचाया जा सकता है, जिसको शीयर कनेक्टर कहते हैं। जैसे कि आप लोग एंगल टाइप से कुछ देखे होंगे, एंगल टाइप से, उस एंगल टाइप वाला जो मतलब कि एंगल है, मान लीजिए एंगल जो है, एंगल का एक जो लेग है उस पर, इस पर जोड़ दीजिए, और एक लेग को स्लैब में दबा दीजिए। क्या लेटरल स्टेबिलिटी इसकी होगी, मतलब कि लेटरल साइड में डिफ्लेक्ट होगा? नहीं होगा। तो इस प्रकार से भी लेटरल स्टेबिलिटी किया जाता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो चीज है वो लेटरल स्टेबिलिटी के आधार पे जो बीम बना हुआ है वो बीम पढ़ना है, यानी कि ऐसा बीम नहीं पढ़ना है जो लेटरल में स्टेबल न हो। ऐसा ही बीम पढ़ना है जो लेटरल में स्टेबल है। स्टेबल है यानी कि वो फिक्स है किसी न किसी प्रकार से स्लैब में, जो कि लोड आने की वजह से वो साइड में डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। केवल कहाँ डिफ्लेक्ट होगा, तो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल साइड, लेकिन वो साइड में डिफ्लेक्ट नहीं होगा। उस बीम की हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग यहाँ से बेंडिंग स्ट्रेस ज्ञात करेंगे। वो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा कहाँ से, तो इसमें देखिए
ये फार्मूला जो आप लोगों को दिख रहा है ये वाला नहीं, इसमें से ई और आर से हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि जब लोड आएगा तो उसमें बेंडिंग मोमेंट आएगा। अब वो जो सेक्शन है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक, वाई जो होता है वो क्या होता है? इफेक्टिव दर, पता रहेगा। इफेक्टिव दर। वाई नहीं जानते हैं क्या होता है? टेंशन मेंबर में जो होता है उसकी एक्सियल से स्टील आप- के ये सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस से नीचे या ऊपर आउटर मोस्ट फाइबर तक मैक्सिमम या उसके थोड़ा सा दूरी, चाहे जितना ले लीजिए, न्यूट्रल एक्सिस से इस दूरी को काउंट करते हैं। क्योंकि जो यहाँ वाई काउंट किया गया है ना, वो न्यूट्रल एक्सिस से आउटर मोस्ट फाइबर तक काउंट किया गया है। ठीक, यहाँ जो काउंट किया गया है वो उसके आउटर मोस्ट फाइबर तक, आउटर मोस्ट फाइबर का मतलब होता है सबसे ऊपरी लेयर, फ्लैंज का सबसे ऊपरी लेयर से लेके और उसके वेब में कहीं ना कहीं इसका न्यूट्रल एक्सिस होगा, उसके बीच की पूरी क्या है? डेप्थ है। एक प्रकार से डेप्थ ही तो है। तो जितनी इसकी पूरी डेप्थ होगी उसका हम लोग जनरल तरीके पे आधा लेते हैं, यानी कि हम लोग न्यूट्रल एक्सिस जो मानते हैं वो कहाँ मानते हैं? आधा पे मान लेते हैं। ठीक, तो ये वाई आपको पता है, हमें चाहिए क्या? बेंडिंग स्ट्रेस ही तो चाहिए। अब वही जो बेंडिंग स्ट्रेस निकलेगा ना एक्चुअल में, वो बेंडिंग स्ट्रेस इस बेंडिंग स्ट्रेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यही हमें जांच करना है। ठीक, अब लोड के आधार पे इसको हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो जो सेक्शन दिया होगा वो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कैसे ज्ञात करेंगे हम? स्टील टेबल से दिया रहेगा। एम स्टील टेबल से दिया नहीं, रहेगा, नहीं, इसको ज्ञात कर लेंगे। लोड ये इसको लोड दिया होगा ना, तो जो लोड दिया होगा सबको काउंट करेंगे और उस लोड के आधार पे यदि यूडीएल होगा तो आप लोग पढ़ेंगे WL²/A। ठीक, या पॉइंट लोड होगा तो यही हो जाएगा WL/4। ये पॉइंट लोड के लिए है, लेकिन इसी लोड को यानी कि ये है यूडीएल ही, लेकिन ये अगर इस टोटल लोड को पॉइंट लोड की तरह यानी कि इस टोटल लोड को ले लें तो इसको भी दिखाते हैं WL/8 से। यानी कि यहाँ ये W है ना, ये है टोटल W यानी कि WL के बराबर है। यानी कि पर मीटर पे जो लोड आ रहा है उस लोड को पूरे स्पैन पे जितना लोड आ रहा है सबको एक बार निकाल लिए। यानी कि 1 मीटर पे W आ रहा है तो L मीटर पे जो आएगा वो पूरा, और इस टोटल को ही कैपिटल W से दिखाते हैं। तो यहाँ ही तो वही हो गया WL और L है तो WL²/8 यही तो होता है। तो यहाँ से M की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, यानी कि M बराबर हो जाएगा WL²/8। ठीक, और यहाँ से M की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। I बराबर क्या होता है? स्टील टेबल से दिया रहेगा। स्टील टेबल होता है BD³/12। ठीक, BD³/12। आयत और भी लिए ये तो ये जो हम काम कर रहे हैं वो आयताकार ही तो है। चूंकि नहीं आई sorry, सेक्शन है सर। ये आई सेक्शन है और इस आई सेक्शन के लिए हम लोग इससे नहीं ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमें एक व्यू देना था कि क्या होता है आई, वो आई बता दिए। इसको ज्ञात करते हैं हम लोग उसको अलग अलग तरीके से बांट कर, और इसमें कुछ करेक्शन भी करना होता है, इसलिए कि जो आई सेक्शन बन के आता है ना वो डायरेक्टली ऐसे नहीं बन के आता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो इतना करेक्शन करना पड़ता है और ये सब हमें निकाल पाना इतना आसान हमें नहीं है, बहुत टाइम लगेगा। इसको देखते हुए स्टील टेबल में सारी वैल्यू दी हुई होती है। तो जो IXX या IYY की जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, मैक्सिमम IXX की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा IXX की ही आती है, तो हम लोग इसीलिए ज़्यादा वाले को ही कंसीडर करेंगे, कम वाले को नहीं। तो इसमें IXX स्टील टेबल में दिया होगा, वहां से इसको ले लेंगे। अब यहाँ y हो गया तो जो उसकी डेप्थ होगा उस डेप्थ का आधा ये y हो जाएगा, और वहां से Fy यानी कि F F1 ज्ञात करेंगे।